नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे नए चैनल नक्षत्र तक लर्निंग को भी जाके वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी अवश्य जाइए। वहाँ पर वीडियोस आपको एक क्रम से मिलेंगे, लेसन वाइज मिल जाएंगे। अभी जो कुंडली आपके सामने है वह एक स्त्री जातिका की है। 26 जुलाई 1995 13:25 का वेस्ट बंगाल पुरीला का जन्म है। इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और सारे योग देखेंगे, शादी, विवाह, नौकरी आदि की स्थिति। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि आप ग्रहों का स्पष्ट कैसे देख सकते हैं। इनका लगन जो है तुला लगन है। तुला लगन होने का मतलब है कि इनके लगन का स्वामी शुक्र ग्रह है। विशाखा नक्षत्र में बैठा हुआ है, अर्थात गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि आयु के लिए अच्छा रहेगा। सूर्य इनका कर्क राशि में बैठा है। सूर्य एक गर्म ग्रह है और वह जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है। और सूर्य पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा पीड़ित माना जाएगा। कर्क एक तो अपनी विपरीत तत्व की राशि में है और शनि के घर में, शनि के नक्षत्र में है। शनि अंधेरा है और सूर्य प्रकाश है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा विरोधाभास हो जाता है, सूर्य पीड़ित बन जाता है। चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा हुआ है, यानी इनकी राशि भी मिथुन है। बुध के घर में बैठा हुआ है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। बुध की राशि और बुध के नक्षत्र में है, यानी चंद्रमा बुध का फल अच्छे से देगा। मंगल इनका कन्या राशि में बैठा है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और शुक्र की राशि में है। ठीक है, यहाँ पे बुध कर्क राशि में बैठा हुआ है, यानी चंद्रमा और बुध दोनों ने राशि परिवर्तन किया हुआ है, तो राशि परिवर्तन अच्छा माना जाता है, ये अच्छा योग देगा। कर्क राशि में है पुष्य नक्षत्र, यानी शनि के नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में है। ठीक है, यहाँ पे आप गुरु देखेंगे वृश्चिक राशि में है, अनुराधा नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है। तो इनके कई सारे ग्रह शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं। और तुला लगन है, तो लगन के लिए शनि कारक ग्रह भी होता है। शुक्र इनका कर्क राशि में बैठा है, पुनर्वसु नक्षत्र यानी गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। शनि मीन राशि में है, गुरु की राशि में और गुरु के नक्षत्र में है। राहु इसमें तुला राशि में है और राहु स्वा नक्षत्र में है। केतु यहाँ पर मेष राशि में है और अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में बैठता है तो अच्छा फल देता है। अब सीधे चलेंगे इनके लग्न कुंडली पर और लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश आदि कुंडली का भी विवेचन यहीं पर मैं आपको सिखाऊंगा। तुला लगन की कुंडली है, आप देख ही रहे हैं तुला लगन है। लगन का स्वामी शुक्र है, जो कि दशम भाव में बैठा है। नोट करिएगा, अगर लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में आए, लगन का स्वामी दशम भाव में जाए, तो ऐसे व्यक्ति को सुख का योग बनता है, यानी व्यक्ति को जीवन में शारीरिक सुख, लग्जरी, कंफर्ट वगैरह की प्राप्ति होगी, जो यहाँ पर कन्फर्म हो जाती है। लगन में राहु बैठा हुआ है शुक्र की राशि में। यहाँ पर लगन में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति चालाक होता है, अपना भेद किसी को देता नहीं है। और वैसे भी जानिए, अगर लगन में राहु हो तो व्यक्ति जैसा दिखने में लगेगा वैसा उसका आचरण नहीं है, और अगर जैसा आचरण कर रहा है उसका वास्तविक स्वरूप वो नहीं है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने आप को गोपनीय बनाए रख जाता है, रहस्यमय व्यक्तित्व का होता है, चतुर और चालाक होता है। तो राहु यहाँ पे ठीक है, स्त्री राशि में है, तुला लगन में गड़बड़ नहीं देगा। शुक्र भी लग्नेश होकर के दशम भाव में बैठ गया है। ठीक है, अच्छी राशि में, अच्छे भाव में है। और यहाँ पे लग्नेश और भाग्येश, बुध जो है नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध। वह किसके साथ बैठा? लग्नेश के साथ में बैठा। बुध और शुक्र की युति तुला लगन में राजयोग देती है, तो राजयोग बन रहा है।
अब इस राजयोग में थोड़ी सी कमी इस बात से हो गई कि बुध हो गया है अस्त, तो बुध के प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा। बुध का स्टोन पन्ना पहन लेने से बुध का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो बुध का प्रभाव बढ़ेगा तो राजयोग भी बढ़ेगा। अब बुध का प्रभाव भाग्य का बढ़ाने के साथ साथ शुक्र का भी प्रभाव बढ़ाया जाए, शुक्र भी कम डिग्री का है, तो ओपल और पन्ना पहनने से इस राजयोग में ज़्यादा मदद इनको मिलेगी, इनका राजयोग और भी प्रबल हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे भाव का अगर हम विश्लेषण देखें, द्वितीय भाव में गुरु बैठा हुआ है मंगल के घर में और द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में गया हुआ है। द्वितीय भाव का ये जो राजयोग बना है ये तो इनके लिए अच्छा हो गया, इसमें लाभेश भी शामिल है, अच्छा योग हो गया। अब इस राजयोग पे आप देखेंगे तो गुरु की दृष्टि भी जा रही है, 7, 8, 9 गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है, तो ये 10म भाव काफ़ी बलवान है। कार्य क्षेत्र इनको मिल जाएगा, अच्छा ठीक ठाक मिलेगा, नाम सम्मान यश प्रसिद्धि, लेकिन बैलेंस उतना अच्छा नहीं बनेगा जीवन में। पैसे वास्तव में यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति पैसावादी होता ही नहीं है कि पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागने वाला योग ही नहीं है। हालांकि गुरु यहाँ पर वक्री अवस्था में है, मार्गी अवस्था में थोड़ा सा ज़्यादा ही नुकसान देता है, वक्री है तो धन संचित भी पर्याप्त करवा देगा। तीसरे भाव का स्वामी गुरु है, धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है और यह गुरु छठे भाव का भी स्वामी है, रोग ऋण शत्रु का। तो अगर छठे का स्वामी द्वितीय में जाता है और द्वितीय भी 12 में गया हुआ है तो ऐसे में कुछ कर्ज वगैरह की भी स्थिति रहेगी, घर लेना तो लोन पे लेना, गाड़ी की ईएमआई वगैरह, ऐसा कुछ ना कुछ इनके लिए चलता ही रहेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है और शनि महाराज इस कुंडली में आकर के बैठे हुए हैं छठे भाव पर, तो यहाँ से वही इंडिकेशन मिल रहा है। एक तो देखिए धन का स्वामी, ये ऋण का स्वामी कहाँ गया है, धन भाव में, और ऋण भाव में कौन सा स्वामी है, चतुर्थ, भूमि भवन वाहन का। तो ऋण का योग, अब दोनों को आपको रिलेट करेंगे तो पता चल गया कि भूमि भवन वाहन के लिए इनका लोन वगैरह चलेगा। पंचम भाव का स्वामी, हालांकि इनको सुख बहुत अच्छा मिलेगा, शुभ ग्रह बुध की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है और दोनों राजयोग में है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टी, एक से अधिक वाहन वगैरह का सुख इनको मिलेगा। पंचम भाव का स्वामी शनि है जो कि छठे भाव में बृहस्पति की राशि में बैठा और बृहस्पति देख भी रहा है। अब ये बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति देख रहा है, इसलिए संतान में बाधा नहीं आएगी। एक कारण और भी है, शनि संतान भाव का स्वामी है और गुरु संतान का कारक है, तो भाव के स्वामी पर भाव के कारक की दृष्टि होना भी उस भाव से संबंधित फल देता है। यहाँ छठे भाव में जाने से ऐसा नहीं है कि संतान नहीं होने वाला है, क्योंकि प्लेसमेंट शनि छठे भाव में हो तो शत्रुहंता योग बनाता है, उसका भी असर मिलेगा। छठे भाव में शनि हो तो व्यक्ति क्विक लर्नर होता है, स्वाध्यायी होता है, स्वाध्याय से चीज़ों को ठीक देख लेता है, भूख प्यास भी ठीक ठाक लगती है। तो कुल मिलाकर के शनि ठीक है। शनि की दृष्टि यही जो 12वें भाव पर आएगी तो पैर वगैरह में दर्द भी ये देगा। सप्तम भाव की अगर हम बात करें, 7वें भाव में टर्मिनेटर केतु बैठा हुआ है, 7वें भाव का स्वामी 12 में गया हुआ है। अब ये कुंडली मांगलिक भी हुई, एक तो सप्तमेश 12वें में गया है और सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, वही केतु जो नवमांश कुंडली के लगन में भी बैठा हुआ है, तो यह इंडिकेशन देता है कि मांगलिक से विवाह करने से इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। नॉन मांगलिक से विवाह करने की स्थिति में वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी, क्योंकि जो नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव, नवमांश मतलब दाम्पत्य और चतुर्थ मतलब सुख, दाम्पत्य सुख वाले भाव में सूर्य बैठा है जो कि क्रूर ग्रह है, मंगल जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि भी है, शनि जैसे क्रूर ग्रह की तीसरी दृष्टि भी है, तो इसलिए इनका विवाह मांगलिक से होगा तो दाम्पत्य अच्छा चलेगा। नॉन मांगलिक से विवाह इनको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अष्टम भाव को अगर हम देखें, 8वें का स्वामी शुक्र है, 10वीं में बैठा जो कि लग्नेश भी है, तो लग्नेश होने के नाते शुक्र लगन का ही फल देगा, अष्टम का फल देगा नहीं। 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, गुरु एक राशि पे ज़्यादा दिन तक गोचर करता है। लंबे गोचर वाले ग्रह या लंबे गोचर वाले ग्रह या तो अष्टम में बैठे हों या अष्टम पे दृष्टि डालें तो आयु अच्छी देते हैं। भाग्य भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा के बैठे होने से स्वभाव धार्मिक बनाएगा और तीर्थ यात्रा और धार्मिक यात्राओं का सौभाग्य मिलेगा। 10म भाव में तो राजयोग आप देख ही रहे हैं, इस राजयोग में हमें बुध को, शुक्र को और सूर्य को, तीनों को बलवान करने से इनको सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा।
बुध का पन्ना 8 से 10 कैरेट, शुक्र का ओपल 8 से 10 कैरेट और सूर्य का माणिक्य 8 से 10 कैरेट इनको पहनना चाहिए। अब ये जो है बुध का और शुक्र का, इसको दाहिने हाथ में पहन लें और सूर्य का बाएं हाथ में पहन लें, क्योंकि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बुध ऑलरेडी अस्त है तो हैंड चेंज करना चाहिए। और इस भाव का जो स्वामी है वो नवम भाव में आके बैठा हुआ है, स्थान परिवर्तन राजयोग में भी है। इस भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ है? बुध के घर में, और बुध कहाँ है? चंद्रमा के घर में। तो इस भाव में भी राजयोग बना और भाव ने एक्सचेंज करके भी राजयोग बनाया हुआ है, तो योग अच्छे हैं नौकरी आदि के लिए। लाभ भाव का स्वामी भी आकर के यहीं बैठ गया सूर्य, यानी धन योग। सूर्य धन योग बना रहा है, क्यों? लाभेश और भाग्येश की युति से धन योग। सूर्य और बुध से कौन सा योग बना? बुधादित्य योग। सूर्य और बुध से दूसरा योग क्या बना? धन योग। और तीसरा योग क्या बन रहा है? बुध और शुक्र की युति से केंद्र और त्रिकोण का राजयोग। ये त्रिकोण हो गया, ये केंद्र हो गया, ये भी केंद्र में है, ये भी त्रिकोण में है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुध और चंद्रमा का स्थान परिवर्तन राजयोग। ये भाव काफ़ी मजबूत है, तो इनको सरकारी नौकरी के लिए यही उपाय करके प्रयास करें तो जल्दी सफलता मिलेगी। मंगल 12वें भाव में है। मंगल के 12वें भाव में होने से और लगन में भी आप राहु को देख रहे हैं, तो स्वभाव में थोड़ा सा रूखापन रहता है। ऐसे लोग जीवन में प्रेम, मिठास या झुकने की जो विरोधी हैं या कोई व्यक्ति ऐसे जो इनके सामने जिद करे, ढीठपन करे, तो ऐसे लोगों के सामने सिर झुकाते नहीं है। यही थोड़ा सा कमी हो जाता है। जिंदगी को लोचदार बनाए रखना चाहिए, तो ये मंगल और राहु मिलके रोकने का प्रयास करते हैं। इस कुंडली का सबसे प्रबल मार्केश भी मंगल है, क्योंकि द्वितीय और सप्तम दोनों भावों का स्वामी है। मंगल के यहाँ होने से अगर इनको विवाह में कोई समस्या आएगी, विवाह तय होने में, विवाह जल्दी सेटिंग ना बैठ पाए कि कहाँ कहाँ कैसे होनी है, 5 मंगलवार 5 किलो गुड़ का दान मंगल के लिए संकल्प करके दान कर देंगी, तो उसके बाद विवाह इनका बैठ जाएगा। विवाह कब होगा ये सब अभी हम आगे देखेंगे। इनके कुछ प्रश्न भी हैं, पहले हम उसको भी आप लोगों को सुना देते हैं। इनका प्रश्न है, एक तो शादी को लेकर के, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कब होगा, नौकरी, धन, सेहत, परिवार, कॉमन चीज़ें ही इन्होंने पूछी हुई हैं। तो वैवाहिक जीवन का मैंने बता ही दिया। नॉन मांगलिक से विवाह होने पर रिश्ता टूट सकता है, मांगलिक से विवाह होने पर रिश्ता अच्छा चलेगा। सरकारी नौकरी का योग है, उसमें कुछ चीज़ों को प्रबल करना है, उसका भी मैंने उपाय बता दिया है, सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन अच्छा चलेगा। शनि की 12वें पर दृष्टि है, पैर में यदा कदा तकलीफ होती रहेगी। इसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम इस कुंडली से स्वास्थ्य को भी लेकर के नहीं है। अभी वर्तमान में इनके ग्रहों का गोचर देख लेते हैं। मिथुन राशि है, कोई 7.5 नहीं चल रही है। शनि महाराज अभी तक दसम भाव में, ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे दसम राशि पर। अब 17 जनवरी से शनि आ गए हैं, 17 जनवरी 2023 से भाग्य भाव में। अब इनका भाग्य साथ देना शुरू करने वाला है। अब इनका भाग्य साथ देगा और लगन से भी शनि पंचम में पहुंचेंगे। और बृहस्पति का गोचर मीन राशि पर है और फिर मेष राशि पर रहेगा इस साल। तो यानी शनि और बृहस्पति दोनों का गोचर इनके लिए अच्छा होने वाला है। 22 अप्रैल के बाद से जॉब के लिए भी चांसेस बढ़ जाएंगे और विवाह के लिए भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल ठीक चल रहा है, गोचर भी जो खराब था अब सही होने वाला है। अन्य चीज़ों पर अभी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ इनका कौन सा ग्रह किस अवस्था में है। सूर्य इनका मुदित अवस्था में है। मुदित मतलब होता है प्रसन्न। कोई ग्रह जब प्रसन्न होता है तो उसे मुदित अवस्था बोलते हैं। चंद्रमा इनका मुदित अवस्था में है, प्रसन्न है। मंगल इनका खल अवस्था में है। अब जैसा कि मैंने बताया भी कि मंगल इनका सबसे खराब ग्रह मारक भी है और मंगल कुंडली में कौन सी भूमिका निभाएगा? खलनायक की भूमिका निभाएगा। बुध इस कुंडली में विकल अवस्था में है। विकल अवस्था से मुक्ति देने के लिए वही इनको पन्ना पहनना है। अस्त ग्रह को विकल की अवस्था कहते हैं। गुरु मुदित है यानी प्रसन्न है। शुक्र इनका खल अवस्था में है, लेकिन ये शुक्र चूंकि लग्नेश भी है, अगर लग्नेश खल अवस्था में जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान नहीं करेगा। शनि इनका सख्त अवस्था में है। मुदित यानी सारी अवस्थाएं ठीक है। मंगल के लिए इनको दान वगैरह करते रहना चाहिए।
आ जाते हैं इनकी अन्य कुंडलियों पर भी। अगर हम सुदर्शन चक्र से मैच करके देखें तो यहाँ पर लग्न कुंडली से दशम में 3 ग्रह हैं, चंद्र कुंडली से भी दशम में ग्रह है और सूर्य कुंडली से भी दशम में ग्रह है। जिसकी भी कुंडली में लग्न से दशम में, सूर्य से दशम में और चंद्रमा से दशम में तीनों में ग्रह हो, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही कह सकते हैं एक महान इंसान अपने कार्यों से बनेगा। अपने समाज में जिस क्षेत्र परिवेश में रहता है वहाँ उसका जो भी हुनर है, ज्ञान है, उससे समाज को लाभ पहुँचाएगा। इनके लग्न, सूर्य और चंद्र तीनों कुंडलियों से तीनों के दशम भाव में ग्रह हैं, यानी इनको नौकरी मिलने की संभावना बहुत ही अधिक है। सरकारी नौकरी के लिए ये प्रयास करें और जीवन भर इनको काम भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जिसके तीनों कुंडलियों से दशम में ग्रह होगा यानी ऐसा व्यक्ति परम कर्मशील है, परम कर्मशील योग बना है, तो व्यक्ति को काम करना ही करना पड़ेगा। वर्ग कुंडलियों पर भी छोटी सी व्याख्या दे देते हैं और ये देख लेते हैं कि कौन सी वर्ग कुंडली खराब है। किसी भी वर्ग कुंडली का अध्ययन करते समय आप लग्न और लग्नेश देख लीजिए। अगर लग्न और लग्नेश ठीक है तो उस वर्ग कुंडली से संबंधित सुख जीवन में रहेगा। मान सम्मान की कुंडली होती है सूर्य कुंडली, तो इस सूर्य कुंडली में सूर्य लगन में ही बैठा हुआ है और लगन में ही इनके जो दशम भाव में राजयोग बन रहा था वो लगन में आकर के पड़ रहा है। यहाँ पर दशम भाव में लाभेश है, व्ययेश है, चतुर्थेश है, तृतीयेश है और धनेश है। इन ग्रहों की युति के कारण से इनको जीवन में इनके काम से और धन से दोनों से जाना जाएगा, मान सम्मान दोनों चीज़ों से मिलेगा। लग्न कुंडली का हो ही गया। होरा कुंडली देख लीजिए। इनकी होरा कुंडली कर्क लगन की है और मैं बार बार कहता हूं अगर कर्क लगन की होरा कुंडली है तो पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति महान बनता है, और अगर सूर्य की होरा हो तो देवताओं के आशीर्वाद से। तो होरा कुंडली का जो लगन है वो चंद्र की होरा है और इसी में इनके 7 ग्रह बैठे हुए हैं, तो यानी इनके ऊपर पितरों की कृपा है और पितरों की कृपा ये बनाए रखेंगी अपने ऊपर। पितरों का सम्मान, उनके लिए श्राद्ध पक्ष में कुछ करती रहेंगी तो इनका धन और जीवन सुखी रहने वाला है। यहाँ पर गुरु उच्च का है, चंद्रमा स्वराशि का है, गुरु के साथ सूर्य मंगल जैसे मित्र ग्रह भी हैं, तो जीवन में धन की स्थिति ठीक रहेगी। पितरों का आशीर्वाद लेते रहना है, जीवन भर पितृपक्ष में पितरों के लिए कुछ न कुछ करते रहना है। देशकाल कुंडली देखते हैं। देशकाल कुंडली के लगन में कोई भी अशुभ ग्रह नहीं है, अशुभ स्थिति नहीं है, और देशकाल कुंडली का लग्नेश बुध यहाँ पर आकर के अस्त है, जो यह इंडिकेशन दे रहा है कि छोटे भाइयों से सुख का अभाव रह सकता है, क्योंकि जो लग्न कुंडली में अस्त है वह हर कुंडली में अस्त है, ये चीज़ जान के रखिएगा। यहाँ पर जो इस भाव का स्वामी है तृतीय भाव का, वह बुध के साथ युति कर रहा है, तो बुधादित्य योग यहाँ भी बना है, शुक्र भी है, तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि छोटे भाई बहनों से सुख का अभाव रह सकता है। चतुर्थांश कुंडली जो कि इनके भाग्य की कुंडली होती है और माता के स्वास्थ्य सुख का विचार होता है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि लगन में 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, ये तो अच्छा हो गया, लेकिन ये जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थांश कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित है, सूर्य नीच का है, साथ में राहु है और माता का कारक चंद्रमा शनि के साथ है, माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब करेगा। भाग्य का स्वामी शनि बनेगा जो कि गुरु बनेगा। चतुर्थांश कुंडली में भाग्य का स्वामी कौन है? गुरु है, शनि के साथ स्थान परिवर्तन किया हुआ है, इसलिए भाग्य इनका बहुत हाई लेवल का नहीं है, बहुत लो लेवल का नहीं है, कंप्रोमाइजिंग है, भाग्य साथ देगा। पंचमांश कुंडली से विद्या अध्ययन वगैरह देखते हैं तो यहाँ पर देखिए बुध की राशि में बैठे हुए हैं, मंगल है, गुरु है, सूर्य है, बुध है, और लगन जो है लगन में चंद्रमा सौम्य ग्रह है और लग्नेश शनि भी ठीक स्थिति में है, मित्र के घर में है, तो विद्या और बुद्धि अच्छी है, ये विद्या ग्रहण करेंगी, बहुत अच्छा ज्ञान अर्जन करेंगी। कुछ लोग सिर्फ पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं ज्ञान के लिए, तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययनशील होंगी। बुध की राशि में है तो बुध ग्रह से संबंधित चीज़ों में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा, ज्ञान बनेगा, शिक्षा हो गया, अध्ययन, अध्यापन, कंप्यूटर, IT, इंटरनेट, अकाउंटिंग, इन सारे या ज्योतिष वगैरह में भी इनकी रुचि बनेगी।
अगर हम शत्रुओं की बात करें कि शत्रु इनको कितना पीड़ित कर पाएंगे, तो लगन है बुध का, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश सूर्य और मंगल के साथ में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे नीच के ये दोनों नहीं है। मंगल स्वाग्रही है, सूर्य मित्र के घर में है, और बुध लग्नेश दशमेश हो करके यहाँ पर जो शत्रु का कारक मंगल है उसी के साथ है, ठीक है। शुक्र स्वाग्रही है, शनि उच्च का है, और कोई ग्रह नीच का नहीं है, गुरु भी स्वाग्रही है। कोई रिपु विशेष का योग नहीं है कि कोई भयानक शत्रु योग हो जो इनके जीवन धन की हानि कर सके, ऐसा कोई योग नहीं है। सप्तमांश कुंडली हम देखते हैं बच्चों के लिए कि संतान प्राप्ति में कहीं तो यहाँ से बाधा नहीं है, लगन अच्छा है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश भी ठीक है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, अच्छी राशि में है, नीच का होता तो यहाँ पे गड़बड़ लेते। और सप्तमांश में बच्चों का कारक जो गुरु है वह उच्च का है, यानी संतान होने में इनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, इनकी सप्तमांश कुंडली के अष्टम भाव में राहु और चंद्रमा का होना यह बताता है कि इनकी जो संतान होगी उसमें से कोई एक संतान की मानसिक स्थिति बिगड़ेगी, डिप्रेशन चढ़ेगा, तनाव रहेगा, या ऐसा कुछ एक संतान के लिए शुभ नहीं है। अष्टमान कुंडली से आयु का विचार करना है, सीधे आ जाइए लगन पे। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश भी नीच राशि में नहीं है, और यहाँ पर गुरु भी ठीक स्थिति में है, स्वराशि का है, और शनि को भी देख लीजिए, गुरु शनि आयु के मुख्य ग्रह हैं, शनि भी ठीक है, नीच में नहीं है, तो आयु भी इनकी ठीक है, आयु में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर लगन में नीच का ग्रह हो, लग्नेश नीच का हो, या कोई भी ग्रह नीच का हो, तो उसकी दशा अंतरदशा आयु पे खतरा पैदा करती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। नवमांश कुंडली देख लेते हैं। नवमांश कुंडली के लगन में केतु बैठा हुआ है, जैसा स्वभाव इनका है वैसे ही स्वभाव का पति इनको मिलेगा। लग्नेश उच्च का होकर के बैठा हुआ है, नवमांश का पति इनको बड़ा पढ़ा लिखा और जैसे क्वालिफाइड मिलेगा, क्वालिफाइड हस्बैंड इनको मिलने वाले हैं। यहाँ पे मंगल भी देखेंगे नवमांश के दशम में कुलदीपक योग बना रहा, यानी और सूर्य के सामने सूर्य मंगल आमने सामने हो जाए तो इनके पति का जो कार्य क्षेत्र रहने वाला है वह उज्जवल दीपक की तरह चमकने वाला रहेगा। नवमांश कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में नहीं है, यह भी अच्छी बात है, यानी पति का भी भाग्य अच्छा रहेगा। दशमांश कुंडली में अगर देखें तो लगन ठीक है, लग्नेश अष्टम भाव में गया हुआ है, थोड़ा सा अपने रोजी रोजगार को और कैरियर के सेटलमेंट को लेकर के चिंता बनी रहेगी। गुरु यहाँ से बैठ के दशम भाव को देख रहा है, अच्छा योग है, जीवन में हमेशा जब एक बार नौकरी पाएंगी तो नौकरी हमेशा चलती रहेगी। गुरु देख रहा है, संभव है शिक्षा बैंकिंग के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र आदि में ले जा सकता है। यहाँ पर शुक्र उच्च का है होकर के बैठा हुआ है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र होती है, कार्य क्षेत्र में शुक्र लग्जरी होता है, तो कार्य क्षेत्र इनका जहाँ रहेगा वहाँ पर इनको सुख के साधन मिलेंगे, ठीक ठाक साधन वहाँ पे रहने वाला है। एकादशांश कुंडली से लाभ का विचार होता है, केतु बैठा हुआ है और यहाँ का स्वामी बुध है जो कि नीच राशि में बैठा हुआ है। इनकी इच्छाओं की पूर्ति मेहनत से होगी। अगर ये सोचेंगी कि अब घर लेना है तो बस तुरंत ही इच्छा पूरी नहीं होगी। ये योजना बना करके अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगी तो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, कोई ना कोई बाधा आ जाएगी। लगन का स्वामी सूर्य है एकादशांश में और ऐसे सूर्य महाराज उच्च के हैं, यानी कि इच्छाएं तो पूरी होंगी, उच्च कोटि की होंगी। लेकिन एकादशांश का जो लाभ भाव का स्वामी बुध नीच का गया है तो लंबी योजना बना करके अगर काम करेंगी तो बुध अड़ंगा डाल देगा। तो योजना ना बनाए, विचार आया कि गाड़ी लेना है तो 10, 15, 20 दिन में गाड़ी इनको मिल जाएगा, सूर्य यही प्रयास करेगा। लंबी योजना बनाएंगी तो दिक्कत आएगी। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख का विचार होता है। लगन में ही बुध उच्च का है, लगन ठीक है, लग्नेश भी यही है, ये भी ठीक है। सूर्य नीच राशि में है, यानी पिता को इनसे थोड़ा सा कम ही सुख मिल पाएगा। माता का ठीक है, गुरु के साथ में है, माता को अच्छा सुख मिल जाएगा इनसे। और ये वाहन सुख की अगर हम बात करें, लगन का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा लगन को देख रहा है, सप्तम भाव में बैठ के देख रहा है और यहाँ पे मंगल की दृष्टि है। इस भाव का स्वामी शुक्र है जो कि स्वाग्रही होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। तो चंद्रमा भी ठीक है और चतुर्थ भाव भी ठीक है। वाहन इनके पास रहने वाला है, वाहन ये बनाएंगी, वाहन से प्रेम करेंगी। ऐसा नहीं है कि वाहन ली फिर
उस वाहन से मोह भंग हो जाए, साल 6 महीने चलाने के बाद दूसरे की इच्छा उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये सहेजने वाली होंगी, चीज़ों को सहेजेंगे। अगर धार्मिक रुझान की बात करें तो लग्नेश मंगल चतुर्थ भाव में शनि की राशि में बैठा हुआ है और यहाँ पे शनि महाराज भी यहीं से दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्रमा गुरु की राशि में है, यानी शुभ ग्रह की राशि में गुरु भी उच्च का है। धार्मिक रुझान अच्छा रहेगा, लेकिन लग्नेश का शनि के घर में जाने से थोड़ा सा आलस्य चढ़ेगा, कभी कभी पूजा पाठ को करने से मन इनका रुकेगा। ये सब जुड़वा बच्चों की कुंडली के लिए इन सारी चीज़ों को देखते हैं। आ जाते हैं इनके खोडस वर्ग सारणी में, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इनके लगन में तुला राशि है, होरा कुंडली का लगन कर्क है, देशकाल कुंडली का लगन मिथुन है, चतुर्थांश कुंडली का लगन कर्क है, सप्तमांश मेष लगन का है, नवमांश मिथुन लगन का है। कौन सी कुंडली किस लगन की है यहाँ लिखा गया है। अब इनकी जो राशि कुंडली यानी लगन कुंडली है उसमें सूर्य कर्क में है, चंद्रमा मिथुन में है। ऐसे आप इस सारणी से क्या देख सकते हैं कि किस कुंडली में कोई ग्रह शत्रु मित्र नीच उच्च का कैसा है। जैसे हम दशमांश कुंडली ले लेते हैं, दशमांश कुंडली किस लगन की हुई, कर्क लगन की। सूर्य किस में बैठा है, मिथुन में, यानी नीच का नहीं है। चंद्रमा किस में बैठा है, कुंभ में, नीच का नहीं है। मंगल जो है सिंह में बैठा है, मित्र के घर में है। बुध वृष में है, मित्र के घर में। गुरु तुला राशि में है, शत्रु के घर में। शुक्र मीन राशि में है, उच्च का है। किस कुंडली में ये शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च का किस घर में है, दशमांश में है। दशमांश मतलब कार्य क्षेत्र, और शुक्र क्या देता है, लग्जरी, यानी कार्य क्षेत्र पे इनको लग्जरी देगा। शनि वृश्चिक राशि में है, शत्रु के घर में है। किस कुंडली में, दशमांश में। तो जब शनि की दशा अंतरदशा रहेगी तो इनके जो कार्य क्षेत्र पे लोग रहेंगे वो थोड़ी सी इनसे शत्रुता करेंगे। राहु धनु पर है और केतु मिथुन पर। ये कुंडली का मतलब यही होता है कि आप ये जान लें कि कौन सा ग्रह किस वर्ग कुंडली में उच्च नीच या फिर कैसा है। अभी इसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे वर्ग कुंडलियों में, वो तो ये इसमें अष्टक वर्ग वगैरह में आराम से समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं अगले पेज पर, आ जाते हैं इनके अष्टक वर्ग पर। ये किस ग्रह का कौन सा अष्टक वर्ग है, यानी सूर्य को किन ग्रहों ने बिंदु दिया है, किस राशि में कितना ये है, इधर चंद्रमा का है। इस चीज़ को सहेज के रखना चाहिए, प्रिंट करके रख लेना चाहिए, भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी जैसे जैसे ज्योतिष सीखते जाएंगे। अब आ जाते हैं सीधे गोचर पे। सर्वाष्टक सारणी यहाँ पर जो है, शनि को मेष राशि में 4 पॉइंट्स प्राप्त हैं। एक चीज़ जान लीजिएगा, 0 से 3 पॉइंट्स तक जो होता है इसे हम बैड बोल सकते हैं कि ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। 4 पॉइंट्स जहाँ पर प्राप्त है उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज। वो एवरेज है। जहाँ 4 से ऊपर है, 4 है, 5 है, 6, 7, जितना अधिक हो जाए, यानी 4 के ऊपर से यानी 5 से क्या होता है, गुड की शुरुआत होती है, और जैसा जैसा आगे बढ़ेगा गुड बेटर बेस्ट हो जाएगा। ये अब आप चीज़ को समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब भी शनि मेष राशि में, इधर राशियाँ हैं इधर ग्रह है, शनि जब मेष राशि में गोचर करेगा तो इनको कितने पॉइंट्स प्राप्त हैं, शनि को 4 किस में आता है, एवरेज। यानी शनि का मेष राशि में गोचर इनके लिए एवरेज फल देगा। शनि का वृषभ राशि में गोचर एवरेज फल देगा। मिथुन राशि में बैड इफेक्ट दे सकता है, कर्क राशि में एवरेज, सिंह राशि में गुड, कन्या राशि में तो सबसे बैड नजर आ रहा है क्योंकि एक ही पॉइंट मिला है। तुला राशि में क्या है, ये बैड है। तो अगर 2 हो 1 हो तो उस बैड को और बैड कर लेना चाहिए, बैड में माइनस लगा देना चाहिए। तो इसी प्रकार से वृश्चिक में 2 है, ये भी बुरा है। धनु में 3 है, बुरा है। मकर में एवरेज है। कुंभ में बैड और मीन में बैड। गुरु का गोचर देखिए, मेष राशि पर जब गुरु का गोचर होगा कितने पॉइंट्स मिले हैं, 6। तो गुरु का गोचर मेष राशि पर इनके लिए हमेशा गुड क्या बेटर रहेगा। सिंह राशि पर गुड रहेगा, मिथुन पे खराब। कर्क पे गुरु का गोचर जब भी चलेगा, जब भी गुरु कर्क राशि पर आएगा तो इनको अच्छा देगा। सिंह पर अच्छा देगा, कन्या में बैड देगा, तुला में गुड देगा, वृश्चिक में एवरेज देगा, धनु में गुड, यहाँ पर खराब, यहाँ पर अच्छा। तो इस प्रकार से आप सभी ग्रहों का जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 अंक प्राप्त हुए हैं। किस राशि में, मीन राशि में। किस ग्रह को, सूर्य को। जब भी सूर्य का गोचर मीन राशि में रहेगा तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर 1 मिला हुआ है,
किस राशि में? कुंभ राशि में। किस ग्रह को? बुध को। जब भी बुध का गोचर कुंभ राशि में रहेगा तो इनको बहुत अशुभ परिणाम देगा। तो इस प्रकार से मिला करके आप स्वयं ही देख सकते हैं। पूरा PDF भी आपको भेजा जाता है, जिनकी कुंडली होती है वहां से भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली दिखाते हैं और इस पे विचार करते हैं। ये आपके सामने सर्वाष्टक वर्ग है। किस भाव में कितने बिंदु मिले हुए हैं? लग्न में कितने बिंदु मिले हुए हैं? 27। एवरेज बिंदु किसको कहते हैं? 28 एवरेज है। यहाँ पर एक कम है, यानी कि इनका लगन थोड़ा सा एवरेज से कमजोर है। अपॉर्चुनिटीज को, अवसरों को कैच करने में थोड़ी सी कमी रहेगी। धन भाव में 29 है, जो एवरेज से एक अधिक है, यानी इनके पास एवरेज से अधिक धन रहेगा। यहाँ पर 31 पॉइंट्स हैं, जो कि मेहनत और परिश्रम का है। जीवन में ये चीज इनके हावी रहेगी। जिस भी भाव में 30 या उससे अधिक रेखाएं हैं, व्यक्ति का जीवन उसी के आसपास घूमता है। इनके जीवन में मेहनत अधिक रहेगा। यहाँ पर 23 पॉइंट्स हैं, यानी सुखों के प्रति ये लालायित नहीं रहेंगी। एवरेज से कम है, 23 है। कुंडली में योग है, मिलेगा, लेकिन इनकी मनसा नहीं रहेगी कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लूँ और 4 तल्ले की बिल्डिंग बना लूँ। संतान भाव में 21 है, ये भी थोड़ा सा वीक है। 6 हाउस में 31 है। यह भाव भी इनके जीवन में हावी रहेगा। जब एक्टिवेट होगा तो थोड़ा कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारियां देगा। हस्बैंड के हाउस में 31 है और इनके लगन में 27 है, यानी कि ज़्यादा किस में है? हस्बैंड वाले में, यानी इनके पति, दोनों लोगों में इनके पति हावी रहेंगे। अष्टम भाव में 32 है और 6 हाउस में 31 है, और ये दोनों भाव मिल करके थोड़ा सा इनके लाइफ को स्ट्रगलिंग बनाएंगे। भाग्य 36 है, कर्म 30 है, यानी भाग्य का थोड़ा सा कम ही योगदान रहेगा। कर्म का योगदान इनके जीवन में अधिक रहेगा। लाभ और व्यय बराबर बराबर है, यानी लाभ और हानि बराबर बराबर है, यानी जीवन में जो मिला उसी में संतोष करने वाली ये रहने वाली हैं। इसी प्रकार से अन्य वर्ग कुंडलियां यहाँ पर मैंने बना दिया है। जो वहाँ पे ग्राफ से बताया गया है वही यहाँ पर लिख के बता दिया गया है। अब यहाँ पे हर ग्रह का अष्टक वर्ग इनको भेजा जा रहा है, इसको भी ये से सहेज के रखें और सबका निचोड़ इसमें होता है। आगे इनके कुछ सवाल हैं, उसका जवाब देंगे। विवाह से संबंधित सवाल पूछा गया है कि विवाह कब हो सकता है। अभी इनकी वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और शनि में अंतर किसका चल रहा है? गुरु का अंतर चल रहा है। शनि में गुरु का अंतर अगस्त 2022 से शुरू हुआ है। अब इस कुंडली में गुरु का जो अंतर है, ये गुरु और शनि मिल करके इनको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। इसके लिए हमको एक बार फिर से लग्न कुंडली देख लेनी चाहिए। लग्न कुंडली से हम शनि और गुरु की स्थिति का विचार करके वर्तमान की दशा को देखेंगे। शनि महाराज इस कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, शनि मेहनत करवाएंगे। गुरु महाराज कहाँ बैठे हुए हैं? द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, और ये जो शनि जिस राशि में है उस राशि का स्वामी भी गुरु है। द्वितीय भाव में बैठा हुआ ग्रह विवाह की संभावनाओं को व्यक्त करता है, और गोचर में भी बृहस्पति अभी यहीं पर जाने वाले हैं। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे, यानी गोचर में गुरु है, द्वितीय भाव में बैठा ग्रह विवाह करवाता है, याद रखिएगा। और ऊपर से यहाँ पे जो है गुरु का गोचर 22 अप्रैल को, गुरु की अंतर्दशा रहेगी, तो इनके विवाह का योग 22 अप्रैल से बन जाएगा। उसमें भी सबसे अधिक चांस कब होने वाला है ये भी हम विचार कर लेते हैं। यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, सप्तम भाव में केतु बैठा, तो हमें मंगल को लेना है, केतु को लेना है। और अगला चीज़ यहाँ पर आप ये देखिए कि कौन सा ग्रह इनके कुंडली में मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। जो ग्रह मंगल के नक्षत्र में होगा वो भी विवाह करवाने की क्षमता रखता है। तो इनकी कुंडली में मंगल के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, यानी इसी 2025 के आसपास में इनके विवाह का योग बन रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य वगैरह इनका ठीक है। दाम्पत्य जीवन के लिए मैंने बता दिया कि इनको दाम्पत्य के लिए, अच्छे दाम्पत्य के लिए मांगलिक से ही विवाह करना है। स्वास्थ्य में कोई इशू नहीं है, पैर वगैरह की दर्द की समस्या शनि 6ठे में रह करके दे सकते हैं, यही चीज़ है। अभी चूंकि इनकी कुंडली मांगलिक है, तो मांगलिक होने के कारण इनकी उम्र जैसे 30 साल के करीब में पहुँचेगी, विवाह का योग बन जाएगा। तो अभी इनकी उम्र लगभग 26-27 साल की होगी,
होगी तो वही 2025 के आसपास में 24 लास्ट और 25 के शुरुआत में विवाह का योग बनेगा। और उसी समय में नौकरी का योग भी इसी साल अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। जो जो उपाय बताया गया है वह उपाय करेंगी तो इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नीचे इन दशा और महादशाओं का फलित दिया गया है और गोचर भी दिया गया है कि किस समय किस राशि में किस ग्रह का गोचर रहेगा। यहाँ पर देखिए फलित वगैरह भी किया गया है। शनि की महादशा कुंडली में इतना से आरंभ होकर इतना तक चलेगी। शनि की महादशा कैसी रहेगी, फिर उसमें आने वाली सभी अंतरदशाएं और गोचर फल सब कुछ इनको आगे ये PDF के द्वारा भेजा जाएगा। उम्मीद है विश्लेषण आपको समझ में आया होगा।